गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू निक एजुकेशन। निक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो देखिए, आपका जो पेट एग्जाम है उसमें जो आपकी साइंस है मैं उसके बारे में स्टडी कराऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों को बताते हैं जो आपका पेट एग्जाम है उसमें जो आपका साइंस पोर्शन है वो कितने नंबर का आता है, ठीक है। तो देखिए, पेट एग्जाम जो अभी आपका आने वाला है जिसमें जो आपकी साइंस है, साइंस मतलब विज्ञान, ठीक है। उसमें जो आपकी सबसे पहले है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, नेक्स्ट है आपकी केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं रसायन विज्ञान, नेक्स्ट है आपकी बायोलॉजी, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान, तो आपका देखिए पेट एग्जाम में जो आपका साइंस पोर्शन है वो रहेगा कितने नंबर का, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। 5 नंबर का आपका साइंस आएगा, जिसमें जो आपकी भौतिक विज्ञान है इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका 1, ठीक है। आपकी जो रसायन विज्ञान है इससे क्वेश्चन आएगा आपके 2, ठीक है। आपकी जो जीव विज्ञान है इससे क्वेश्चन आएंगे 2, ठीक है। तो ऐड करके आपका 5 नंबर का पेट एग्जाम में साइंस पोर्शन आएगा, ठीक है। तो जिसमें से आपकी जो रसायन विज्ञान है यानी केमिस्ट्री, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, ठीक है। केमिस्ट्री की कम से कम 5 वीडियो में जो आपकी केमिस्ट्री है इससे जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज आप लोगों को बताएंगे हम रसायन विज्ञान के बारे में। इससे कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में पूछा जाता है और आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो एक प्रकार से सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देते हैं, इनसे क्वेश्चन 1-2 आते हैं। तो आपका देखिए जो केमिस्ट्री है जिसको क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान बोलते हैं, जिसको रसायन विज्ञान बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए आपकी जो केमिस्ट्री है, क्वेश्चन आया था आपका केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति है वो यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, यूनानी भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, ठीक है। कीमिया का अर्थ क्या होता है, कीमिया का अर्थ होता है केमिकल्स, केमिकल्स मतलब रसायन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है, कीमिया भाषा से हुई है, ठीक है। यूनानी भाषा के कीमिया भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है केमिकल्स यानी रसायन, ठीक है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप किसी केमिकल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी केमिकल्स है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके यूजेस क्या है, ठीक है, उसका इंडस्ट्रियल मेथड क्या है, उसको किस मेथड के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, उसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो क्या हुआ, केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, केमिकल्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, आपकी केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। की स्टडी करना क्या कहलाती है, आपकी केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। क्या हुआ, केमिकल्स की स्टडी करना क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। देखिए आपका एक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री के जनक कौन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता है। तो केमिस्ट्री के जनक थे एंटोनी लेवोसियर,
ठीक है। जो आपके एंटोनी लेवोसियर थे उनको क्या कहते हैं, उनको आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 105 तत्व की स्टडी की। ठीक है, कितने तत्व की, 105 एलिमेंट की स्टडी की, और उनको किसमें मतलब डिवाइड किया, ग्रुप में डिवाइड किया और पीरियड में डिवाइड किया। ठीक है, आवर्त में डिवाइड किया और वर्ग में डिवाइड किया। 105 एलिमेंट की स्टडी एंटोनी लेवोसियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं इंट्रोडक्शन से। तो आज आप लोगों को बताएंगे हम मेटल्स तथा नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक है ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सिलेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक है पहला, मेटल तथा नॉन मेटल। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है, यूनानी भाषा के किससे हुई है, कीमिया शब्द से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है केमिकल्स। और पूछ दिया जाएगा आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो एंटोनी जो लेवोसियर साइंटिस्ट थे उनको आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला टॉपिक रहेगा मेटल एवं नॉन मेटल। मेटल एवं नॉन मेटल, जिसको बोलेंगे धातु एवं अधातु। तो जिसमें से आप लोगों को सबसे पहले मैं बताऊंगी मेटल्स के बारे में। मेटल्स मतलब धातुओं के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे क्वेश्चन काफी आते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा कौन सी धातु विद्युत की सुचालक धातु है, कौन सी धातु चमकीली होती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कौन सी धातु आपकी बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, कौन सी धातु जल के साथ रिएक्शंस नहीं करती है। ठीक है, इन धातुओं के द्वारा कंपाउंड भी बनते हैं, उनके मोस्टली तो क्या हुआ फॉर्मूले पूछ दिए जाते हैं, उनके यूजेस पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सभी की स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मेटल्स के बारे में बताते हैं। मेटल्स मतलब धातु। तो देखिए आपकी धातु क्या होती है, जो आपकी धातु होती है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, यानी विद्युत धनात्मक होती है, जिस पर आपका जो चार्ज है वो कितना होता है, +1 होता है, +2 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपकी जो मेटल्स है वो कैसी होती है, विद्युत धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी समझिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपकी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, विद्युत धनात्मक होती हैं। विद्युत धनात्मक होती है। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो, Na+ हुआ आपका, ठीक है, Mg2+ हुआ और Al3+ हुआ आपका और कैल्शियम+ हुआ। ठीक है, तो ये सभी आपकी मेटल्स होती हैं। आप लोगों को दे देंगे Na हुआ, Mg हुआ, Al हुआ और सल्फर हुआ। आप लोगों को बतानी है निम्न में से कौन सी मतलब धातु नहीं है, तो आपकी जो सल्फर है वो आपकी धातु नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसका पॉइंट है जो आपकी मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपकी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। सॉफ्ट मतलब मुलायम होती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया सोडियम तथा पोटेशियम। देखिए आपका ये क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे ज्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है। सॉफ्ट मतलब जिसे आप चाकू की हेल्प से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से काटा जाए। तो आपकी जो धातु होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, जिसे आप इजिली चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। ठीक है, हम लोगों के इसके क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा सॉफ्ट धातु कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा मुलायम धातु, सबसे ज्यादा देखिए आपकी मुलायम धातु होती है कौन सी, सोडियम, ठीक है, जिससे आप चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जो मतलब धातुएं होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु यानी ऐसी मेटल जिसकी रिएक्टिविटी सबसे अधिक हो। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु, तो देखिए आपकी क्रियाशील धातु सबसे ज्यादा कौन सी होती है, पोटेशियम होती है, ठीक है। पोटेशियम जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए इससे क्वेश्चन आता है सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है। एक तो आपका क्वेश्चन ये बना सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु आपकी होती है एयू। एयू मतलब गोल्ड। सबसे कम क्रियाशील धातु, तो देखिए आपकी सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, एयू मतलब गोल्ड। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, जो आपकी गोल्ड होती है वो सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। इसको कम क्रियाशील इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। आपके इस पे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, अभी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आपके इसमें से 4 क्वेश्चन बन गए हैं। नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं जो आपका सोडियम तथा पोटेशियम है इसको केरोसिन में डालकर डुबोकर रखा जाता है। ये क्वेश्चन आता है निम्न में से किसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए आपकी जो सोडियम धातु है और जो पोटेशियम धातु है इसको किस में डुबोकर रखते हैं, केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। इन धातुओं को केरोसिन के तेल में इसलिए डुबोकर रखते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में अगर आप इसको खुला छोड़ दें तो ये एक प्रकार से एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर लेती हैं और एक प्रकार से ज्वलनशील पदार्थ बना लेती हैं या इससे आग भी लग सकती है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो आपकी सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स होती हैं इनको केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट देखिए जो आपकी धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य मतलब कि जिसकी जो मतलब डक्टिलिटी होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। मतलब धातुएं कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है, ठीक है। इस तरीके से इससे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तन्य धातु यानी ऐसी धातु जिसकी जो डक्टिलिटी है वो कैसी है, अधिक है। सबसे ज्यादा तन्यता वाली धातु, तो देखिए ऐसी कौन सी धातु है जिसकी जो मतलब डक्टिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखिए कौन सी धातु है, एयू, ठीक है। जो आपकी गोल्ड है इसकी जो मतलब डक्टिलिटी है वो कैसी है, सबसे अधिक है, ठीक है। और इसकी आघात वर्धिता भी सबसे अधिक होती है। इससे ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि जो आपकी धातुएं होती हैं यानी जो आपकी मेटल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, आघात वर्धिता क्या लक्षण शो करती है, ठीक है। या आप कह सकते हैं आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय होती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा आघात वर्धिता वाली धातु कौन सी होती है, ठीक है। हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो इसमें से और जो आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं केवल उन्हीं के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इनका जो मेन है वो इनको अच्छे से क्लियर करें, इनको नोट करें,
ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा आघात वर्णिता वाली धातु। तो ऐसी कौन सी मेटल है जिसकी जो आघात वर्णिता होती है वो सबसे अधिक होती है? तो जो आपकी Au है यानी गोल्ड है, इसकी तन्यता भी अधिक होती है और इसकी आघात वर्णिता भी अधिक होती है। ठीक है, आघात वर्णिता का मतलब जैसे आप कोई भी मेटल्स लें, जब आप इसको हथौड़े से पीटें, अगर वह छोटी छोटी चादरों में कन्वर्ट हो जाए तो ये जो कैरेक्टर है या ये जो लक्षण है वो आघात वर्णिता कहलाता है। ठीक है, तो जो मतलब एक क्वेश्चन आया था कि रदरफोर्ड का जो एक एक्सपेरिमेंट था अल्फा कणों वाला, ठीक है, आगे आप लोगों को बताया भी था अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग में किसका यूज किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो अल्फा कणों के प्रकीर्णन में भी Au का यूज किया गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था यह Au पर बौछार कराई गई थी। ठीक है, पन्नी से जो कण थे उनको प्रवाहित किया था, कुछ जो कण थे वो सीधे चले गए थे, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गए थे। ठीक है, और कुछ थे वो अपनी पूर्व की स्थिति में ही रह गए थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में भी Au का ही यूज किया था, क्योंकि Au की जो तन्यता है वो सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि मतलब अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में किसका यूज किया गया था। ठीक है, जो आपकी Au था यानी गोल्ड, उस एलिमेंट का यूज या उस मेटल का यूज किया गया था। ठीक है, क्योंकि इसकी आघात वर्णिता सबसे अधिक होती है। तो आप लोग इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, अब आप लोगों को धातुओं की स्टेज बताते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए 5वां पॉइंट है मेटल्स की 2 स्टेजें पाई जाती हैं। जो आपकी धातुएं होती हैं इनकी 2 स्टेजें पाई जाती हैं। एक तो होता है सॉलिड फॉर्म, सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। नेक्स्ट है लिक्विड, लिक्विड अवस्था, ठीक है, यानी द्रव। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऐसी कौन सी मेटल है जो सॉलिड होती है। ठीक है, आप लोगों को दे दिया जाएगा Au हुआ, Ag हुआ, Pt हुआ, ठीक है, Hg हुआ। तो इनमें से कौन सी मेटल द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती है या ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो आपकी जो Hg होती है ये कैसी पाई जाती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेज में नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। Hg मतलब पारा, ये हमेशा लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और सॉलिड स्टेज में आपकी हुई गोल्ड हुई, ठीक है, सिल्वर हुई, नेक्स्ट प्लेटिनम हुई, सोडियम हुई और पोटेशियम हुई। ये सभी मेटल्स आपकी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ऐसी कौन सी मेटल है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपकी जो Hg है यानी पारा, वो हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मेटल्स होती है। नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं, देखिए क्वेश्चन आते हैं मेटल से कि सबसे अधिक विद्युत व ऊष्मा की सुचालक धातु कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आया था, सबसे अधिक विद्युत व ऊष्मा की सुचालक धातु, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसी कौन सी मेटल है जो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक धातु होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसी कौन सी मेटल है, तो जो आपकी सिल्वर है, सिल्वर मतलब Ag, ये क्या होती है, विद्युत व ऊष्मा की सुचालक धातु होती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इससे क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो विद्युत व ऊष्मा की कुचालक धातु होती है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। या बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक धातु। तो देखिए विद्युत व ऊष्मा की कुचालक धातु होती है लेड, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, पीवी से।
तो जो आपकी पीबी होती है यानी सीसा, वो आपकी कैसी मेटल है, एक प्रकार से कुचालक धातु है विद्युत व ऊष्मा की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कुछ क्वेश्चंस जो मेटल से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, सबसे हल्की धातु, ठीक है, सबसे भारी धातु, भविष्य की धातु, ठीक है, आशा की धातु, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको अच्छे से क्लियर करें। तो देखिए, सबसे पहला है सबसे कठोर धातु। ऐसी कौन सी मेटल है जो सबसे कठोर होती है? सबसे कठोर धातु। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर आपकी धातु होती है प्लेटिनम। प्लेटिनम को कठोर धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लेटिनम कभी भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन लिख लो, ऐसी कौन सी मेटल है जो जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है? तो आपकी पीटी हुई, ठीक है, एयू हुई, एयू मतलब गोल्ड, ठीक है, गोल्ड कभी भी जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। नेक्स्ट आपकी हुई सिल्वर, ये कभी भी H2O यानी जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, जो देखिए जब कभी भी मनुष्य की बोन्स होती है वो डैमेज हो जाती है या पैर में रॉड लगाई जाती है, वो भी प्लेटिनम का यूज उसमें किया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटिनम कभी भी गलती नहीं है, ठीक है, जल के साथ ये कभी भी रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए जो पैर में रॉड पड़ती है वो भी प्लेटिनम की ही बनी हुई होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है? सॉरी, सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु। ऐसी कौन सी मेटल है जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है? ठीक है, तो आपकी जो टंगस्टन है, इसका जो मतलब गलनांक है वो सबसे अधिक होता है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सबसे कठोर धातु आपकी होती है प्लेटिनम, ठीक है, क्योंकि ये जल के साथ रिएक्शंस नहीं करती है, और सबसे ज्यादा गलनांक वाली धातु होती है आपकी टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ये क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? हल्की धातु, सबसे हल्की धातु बताइए आपकी कौन सी होती है? जो आपकी लिथियम है वो सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आता है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु, तो देखिए सबसे भारी धातु कौन सी होती है? जो ऑस्मियम होती है वो आपकी सबसे भारी धातु होती है। ठीक है, ऑस्मियम, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है OS से, ऑस्मियम। जो आपकी मेटल्स है ये कैसी है? सबसे भारी धातु है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, भविष्य की धातु किसे कहते हैं? भविष्य की धातु, तो देखिए भविष्य की धातु किससे कहते हैं? जो आपका टाइटेनियम होता है इसको ही भविष्य की धातु कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भविष्य की धातु किसे बोलते हैं? टाइटेनियम जो होता है उसको ही क्या बोलते हैं? उसको भविष्य की धातु बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, आशा की धातु किसे बोलते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आशा की धातु। तो देखिए आशा की धातु किसे बोलते हैं? जो आपका यूरेनियम होता है, जिसे येलो केक बोलते हैं, इसका एक अयस्क होता है जिस अयस्क का नाम पूछा गया था पिच ब्लेंडे। ठीक है, क्या होता है? पिच ब्लेंडे। आगे आप लोगों को अयस्क वाले चैप्टर में कराएंगे किसके अयस्क क्या होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिच ब्लेंडे किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का अयस्क होता है। ठीक है, यूरेनियम को एक प्रकार से येलो केक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे आशा की धातु भी कहा जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था,
कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनकी, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें और इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे आप कभी भी इसका रिवीजन करें तो आप इजिली कर सकें। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ऐसी कौन सी मेटल है जो भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, ऐसी कौन सी मेटल्स है जो भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाती है। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु। तो देखिए भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है। जो आपकी एल्यूमिनियम होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है आपके किसमें, मतलब भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी कौन सी धातु, जो एल्यूमिनियम होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये तो सबसे पहले स्थान पर पाई जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी मेटल है जो दूसरे स्थान पर पाई जाती है। ठीक है, दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली मेटल्स। दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली धातु। तो देखिए दूसरे स्थान पर कौन सी मेटल्स पाई जाती है, जो आपकी आयरन होती है ये दूसरे स्थान पर पाई जाने वाली मेटल्स होती है। ठीक है, आयरन। तो ये क्वेश्चन दो इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो मेटल्स है मैंने इसके बारे में बताया, आप लोगों की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये सभी आपकी प्रॉपर्टीज थी और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में स्टडी कराई। जो आपकी मेटल्स होती हैं ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जिस पर चार्ज आपका कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, Na+ हुआ, Mg2+ हुआ, लाइक Ca2+ हुआ। ठीक है, ये सभी आपकी मेटल्स होती हैं। नेक्स्ट मैंने बताया कि जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, एक प्रकार से सॉफ्ट होती हैं, जिससे आप इजिली चाकू की हेल्प से काट सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम होती है। कम क्रियाशील धातु कौन सी होती है, Au होती है, क्योंकि ये जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। मोस्टली जो Au, Ag और प्लेटिनम, ठीक है, ये एक प्रकार से जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को मैंने बताया था कि जो धातु होती हैं ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत व ऊष्मा की सुचालक धातु कौन सी होती है। ठीक है, तो जो आपकी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी सिल्वर है ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक धातु होती है, और कुचालक धातु आपकी लेड होती है, सीसा। तो आप लोगों को मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कराए, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ मेटल्स कंपाउंड के बारे में। ठीक है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे जो मेटल से कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम से आपका NaCl बना, ठीक है, Na2CO3 बना, लाइक NaSCO3 बना, और इनके यूजेस क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो मेन फॉर्मूले हैं वो मैं अच्छे से कंप्लीट करा दूंगी, जिससे आप लोगों को आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इनको आप अच्छे से क्लियर करें। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ मेटल्स कंपाउंड के बारे में। तो देखिए मेटल्स कंपाउंड, तो देखिए जिसमें सबसे पहली आपकी मेटल्स है सोडियम। तो देखिए सोडियम से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, सोडियम पर चार्ज कितना होता है, सोडियम पर जो आपका चार्ज होता है वो कितना होता है, +1 होता है। ठीक है, जो आपकी सोडियम है ये एक प्रकार से क्षारीय धातु होती है। ठीक है, कैसी धातु, क्षारीय धातु होती है। ठीक है, तो जो आपकी सोडियम होती है इसको एक प्रकार से आप नाइट्रियम भी बोल सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, नाइट्रियम किसको बोलते हैं, सोडियम को नाइट्रियम बोलते हैं। सोडियम का यूज किस में किया जाता है, इसका यूज नाभिकीय संयंत्र में किया जाता है, या आप कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में सोडियम का यूज किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र में किसका यूज किया जाता है, सोडियम का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़े सोडियम के कंपाउंड्स बताते हैं, जिनमें से पहला कंपाउंड हमारा है NaCl। ठीक है, NaCl का नाम काफी बार पूछ दिया जाता है, इसको एक प्रकार से साधारण नमक कहा जाता है।
ठीक है, इसको साधारण नमक कहते हैं, या आप इसको टेबल साल्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, टेबल साल्ट किसे कहते हैं, तो नमक यानी NaCl को बोलते हैं, और इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको टेबल साल्ट, रॉक साल्ट और एक प्रकार से साधारण नमक कहते हैं, या नॉर्मल साल्ट इसको बोलते हैं। देखिए NaCl का यूज किसमें किया जाता है, जो पहाड़ी एरिया होता है वहां पर बर्फ ही बर्फ होती है। ठीक है, तो NaCl का यूज एक प्रकार से बर्फ को मेल्ट करने में किया जाता है। ठीक है, बर्फ को पिघलाने में NaCl का यूज किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि बर्फ को पिघलाने में किसका यूज किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप आइसक्रीम को खाते हैं तो वो ऊपर से आपको साल्टी लगती है, एक प्रकार से नमकीन लगती है। ठीक है, तो एक प्रकार से आइसक्रीम के ऊपर भी क्या डाला जाता है, नमक डाला जाता है। ठीक है, जिससे आपकी जो आइसक्रीम है वो मेल्ट ना हो, यानी बर्फ को पिघलाने में भी NaCl का यूज किया जाता है, और बर्फ को पिघलाने से बचाने के लिए भी आपका NaCl का यूज किया जाता है। ठीक है, बर्फ को पिघलाने से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है, NaCl का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हुआ पहला कंपाउंड। अब देखिए दूसरा कंपाउंड है आपका NaSCO3। देखिए इनके फॉर्मूले मतलब पूछे जा सकते हैं NaSCO3 के। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है। ठीक है, और या इसको आप एक प्रकार से बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं, बेकिंग सोडा, या आप इसको खाने वाला सोडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि केक बनाने में किसका यूज किया जाता है, किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो NaSCO3 का यूज केक बनाने में, ठीक है, ब्रेड बनाने में और भटूरे बनाने में NaSCO3 का यूज किया जाता है। इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार से भटूरों को या ब्रेड को क्या बनाता है, फ्लफी बनाता है, या आप कह सकते हैं ये इसको सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, इसका यूज किसमें करते हैं, केक में करते हैं, ठीक है, ब्रेड में करते हैं और भटूरे में करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, फ्लफी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को कंपाउंड बताते हैं Na का। देखिए इससे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं तो इसके फॉर्मूले ही पूछ दिए जाएंगे, इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका NaOH। नेक्स्ट आपकी मेटल से बना कंपाउंड है तीसरा NaOH। NaOH जिसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो NaOH होता है ये एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, इसको प्रबल क्षार बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, इसका यूज किसमें किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है NaOH का यूज किसमें किया जाता है। NaOH का यूज एक प्रकार से कपड़े धोने के साबुन में किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कपड़े धोने के साबुन में किसका यूज किया जाता है, कपड़े धोने के साबुन में NaOH का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले नहाने वाले साबुन में किसका यूज किया जाता है, नहाने वाला साबुन, देखिए नहाने वाले सोप में किसका यूज करते हैं, नहाने वाले साबुन में यूज किया जाता है आपका KOH का। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है नहाने वाले साबुन में। ठीक है, और कपड़े धोने वाले साबुन में किसका यूज किया जाता है, आपका जो NaOH है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका Na2CO3। देखिए मोस्टली बच्चे इसका फॉर्मूला गलत कर देते हैं Na2CO3 का। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। जब इसमें 10 मोल ऐड हो जाते हैं यानी 10 H2O हो जाते हैं तो इसका नाम धावन सोडा हो जाता है। ठीक है, अभी इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, अभी इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका दूसरा नाम देखिए मोस्टली पूछा जाता है, सोडा एस किसको बोलते हैं, सोडा एस Na2CO3 को बोलते हैं सोडा एस। ठीक है, इसको एक प्रकार से राख भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको राख भी बोला जाता है। ठीक है, Na2CO3 का नाम सोडियम कार्बोनेट होता है और ये इसका नाम सोडा एस भी होता है और राख भी होता है। नेक्स्ट आपका है धावन सोडा यानी Na2CO3 × 10H2O।
इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। जहां पर 10 H2O लग जाते हैं वहां इसको डेका बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या है, इसका नाम क्या है, धावन सोडा या आप कह सकते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा या आप इसको वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो आपका कठोर मतलब पानी होता है यानी या हार्ड वाटर कठोर जल को मृदु जल में कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है। मृदु मतलब सॉफ्ट। तो देखिए आपका जो धावन सोडा है ये कठोर जल को मृदु जल में कन्वर्ट करता है। कठोर जल क्या होता है, यानी जिसमें आपकी इम्प्योरिटीज पाई जाए, यानी कैल्शियम पाया जाए, लाइक मैग्नीशियम पाया जाए, ठीक है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन कठोर जल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आपका मृदु जल मतलब मीठा जल, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कौन करता है, जो धावन सोडा होता है ये कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, तो उनको अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी मेटल्स है कैल्शियम। अब आप लोगों को कैल्शियम के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आपकी देखिए दूसरी मेटल्स है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है, +2 होता है। कैल्शियम आपकी एक प्रकार से क्षारीय मृदा धातु होती है, ठीक है। कैसी धातु, क्षारीय मृदा धातु होती है, ठीक है। कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके दांत में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आपके जो बोन्स होते हैं यानी अस्थियों में प्रेजेंट होता है आपका कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का देखिए पहला कंपाउंड है CaOCl2। देखिए ये कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेट के एग्जाम में इसका यूज पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका नाम समझ लेते हैं। इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। या आप इसको ब्रंजक चूड़ भी बोल सकते हैं, ब्रंजक चूड़। देखिए इसका यूज पूछा गया था, इसका यूज किसमें किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जहां कभी भी मतलब क्लोरीन लग जाए, क्लोरीन का मतलब क्या होता है, पानी के एक प्रकार से पानी को बचाने के लिए या पानी को प्योरीफाई करने के लिए CaOCl2 का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए CaOCl2 का यूज किसमें किया जाता है, वाटर प्योरिफिकेशन में, पानी के शुद्धिकरण में, ठीक है। CaOCl2 का यूज किया जाता है, ठीक है। वाटर प्योरिफिकेशन में या वाटर को कीटाणुओं से बचाने के लिए क्लोरीन की गोलियां डाल दी जाती हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पेट में पूछा भी गया था, ठीक है। तो इनको अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट है आपकी देखिए दूसरा कंपाउंड है आपका CaO। देखिए CaO जिसका देखिए नाम क्या होता है, इसके मोस्टली नाम भी पूछ दिए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या आप इसको बोल सकते हैं कली चूना, कली चूना बोल सकते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है बिना भुजा हुआ चूना। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिना भुजा चूना का सूत्र क्या होता है और भुजे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो आपका जो बिना भुजा हुआ चूना होता है उसका फॉर्मूला CaO होता है और भुजे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, बिना भुजा हुआ चूना। तो देखिए इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज घर की पेंटिंग में किया जाता है, ठीक है। घर की पुताई में किसका यूज करते हैं, पेंटिंग में किसका यूज किया जाता है, आपका जो चूना है CaO उसका यूज किया जाता है, ठीक है। CaO का यूज पेंटिंग में किया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को बताते हैं नेक्स्ट आपका कैल्शियम का कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए आपका कंपाउंड है तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है भुजा हुआ चूना, ठीक है। भुजा हुआ चूना।
या आप इसको बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो आपका CaOH का ऑल्टोएज है, इसका यूज मोस्टली क्या करते हैं लोग, खाने में करते हैं, या आप इसको एक प्रकार से खाने वाला चूना भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया था, खाने वाला चूने का सूत्र क्या होता है। ठीक है, खाने वाला जो आपका चूना है वो कौन सा है, CaOH का ऑल्टोएज आपका खाने वाला चूना होता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आया था संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपका जो CaCO3 है यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप एक प्रकार से संगमरमर बोलते हैं, संगमरमर। ठीक है, जिसे आप एक प्रकार से चौक बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप खड़िया भी बोल सकते हैं। तो ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट यानी खड़िया के फॉर्मूले होते हैं। इसका निर्माण किस तरीके से होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को क्या किया जाता है, CO2 के साथ प्रवाहित किया जाता है, इसको हीट दी जाती है, जिससे फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी खड़िया का निर्माण हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपके कैल्शियम के कंपाउंड थे। मोस्टली इनसे फॉर्मूला पूछ दिए जाते हैं, लाइक इनके यूजेस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को बताते हैं मैग्नीशियम के बारे में। हमारी तीसरी मेटल है मैग्नीशियम। तो देखिए आपकी तीसरी मेटल्स है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2। ठीक है, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है और ये एक प्रकार से क्षारीय मृदा धातु है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा क्षारीय मृदा धातु कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्षारीय मृदा धातु आपकी मैग्नीशियम है, वो एक प्रकार से क्षारीय मृदा धातु होती है। तो देखिए आपका जो मैग्नीशियम है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल के बीच में जो आपका मैग्नीशियम है वो पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका मैग्नीशियम है ये क्या करता है, मैग्नीशियम का देखिए यूज मोस्टली पूछते हैं। तो मैग्नीशियम का यूज क्या होता है, ये एक प्रकार से कलर प्रदान करता है। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी जब लीव में हो जाती है, जिससे आपकी जो लीव है वो कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि किसकी कमी से जो आपकी लीव है वो येलो पड़ जाती है। ठीक है, तो आपका जो मैग्नीशियम है इसकी कमी से लीव येलो पड़ जाती है। और देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, जो आपकी एक्सेस हीट होती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी क्या होता है, जुलाई के समय या जून के समय बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिससे आपके जो प्लांट होते हैं वो बर्न हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम क्या करता है, प्लांटों को बर्न होने से बचाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके द्वारा प्लांट को जलने से बचाया जाता है, प्लांट को जलने से बचाता है, कौन बचाता है, आपका जो मैग्नीशियम होता है वो आपको बचाता है आपके प्लांट को। लेकिन ज्यादा मात्रा में आपकी धूप पड़ रही है प्लांट पर तो मैग्नीशियम भी अपना कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, जिससे जो प्लांट होते हैं वो आपके डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, या जल जाते हैं। तो ये मोस्टली इसका इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इसके फंक्शन ये पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आप लोगों को बताते हैं हम मैग्नीशियम के कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो देखिए आपका पहला कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgO और इसका नाम क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए क्वेश्चन आता है ईंट की भट्टी में किसका यूज किया जाता है या किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ईंट भट्टी में किसका यूज किया जाता है, MgO का यूज किया जाता है ईंट भट्टी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था। ईंट भट्टी में इसलिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि ईंट वो जो होती है वो आपकी भट्टियों में बनाई जाती है और ये एक प्रकार से इसका जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, हाई होता है। आपकी जो ईंट होती है वो अधिक
तापमान पर बनाई जाती है, ठीक है, या कह सकते हैं उच्च टेम्परेचर पर आपकी हीटों को पकाया जाता है एमजीओ के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए कंपाउंड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये क्वेश्चन आपके टेट में आया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपका जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये एक प्रकार से आपका प्रति अम्ल की तरह वर्क करता है, प्रति अम्ल की तरह वर्क करता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं MgOH का होल ट्वाइस किसकी तरह वर्क करता है, तो ये एक प्रकार से प्रति अम्ल की तरह वर्क करता है। जो आपका इनो होता है उसमें भी आपका MgOH का होल ट्वाइस ऐड होता है, ठीक है। ये एक प्रकार से डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में, ठीक है, तो इनको अच्छे से क्लियर करें। अब आप लोगों को थोड़ा बताते हैं हम सोरल सीमेंट के बारे में। नेक्स्ट आपका कंपाउंड है मैग्नीशियम का सोरल सीमेंट। देखिए क्वेश्चन आया था पानी को लीकेज से बचाने के लिए किसका यूज किया जाता है या किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सोरल सीमेंट जिसका फॉर्मूला होता है MgCl2 इंटू MgO इंटू 2H2O। ये फॉर्मूला आपका होता है सोरल सीमेंट का, सोरल सीमेंट। तो देखिए सोरल सीमेंट का यूज किसमें किया जाता है? पानी को लीकेज से बचाने के लिए सोरल सीमेंट का यूज किया जाता है। किसे? पानी को लीकेज से बचाने के लिए, ठीक है। जब आपकी टंकी टूट जाती है तो सोरल सीमेंट का यूज किया जाता है लीकेज से बचाने के लिए। किसका यूज किया जाता है? सोरल सीमेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप लोगों को बताते हैं हम एल्यूमिनियम के बारे में। नेक्स्ट आपका देखिए है मेटल एल्यूमिनियम। चौथी है आपकी मेटल एल्यूमिनियम। देखिए आगे आप लोगों को बताया था ऐसी कौन सी मेटल है वो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये कैसी मेटल है? ये सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी पृथ्वी पर। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल्स। तो आपकी जो एल्यूमिनियम है वो आपकी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल्स होती है भूपर्पटी पर, ठीक है, ठीक है। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु है। ये पहले स्थान पर पाई जाती है, ठीक है, फर्स्ट स्थान पर पाई जाती है आपकी एल्यूमिनियम, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि आपका जो रेनकोट होता है उसमें किस मेटल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का यूज किसमें करते हैं? रेनकोट में करते हैं, ठीक है। रेनकोट में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज एक प्रकार से इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किया जाता है या विद्युत तार बनाने में किसका यूज किया जाता है? एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज एक प्रकार से प्रेशर कुकर में भी किया जाता है। प्रेशर कुकर में किसका यूज किया जाता है? जो आपकी एल्यूमिनियम होती है उसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है? प्रेशर कुकर में किया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम से एक हमारा कंपाउंड निकल के आता है एल्यूमिना, यानी Al2O3। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए मोस्टली पेपर में पूछा जाता है कि एल्यूमिना किसकी भांति वर्क करता है, ठीक है। अम्लीय प्रकृति का होता है या आप कह सकते हैं अम्लीय ऑक्साइड की भांति, क्षारीय ऑक्साइड की भांति, ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड की भांति, कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो एल्यूमिना आपका होता है ये एक प्रकार से आपकी जो मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब जिसमें आपका एसिडिक नेचर भी हो, लाइक इसमें बेसिक नेचर भी हो, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यानी जिसमें आपका मतलब अम्लीय प्रकृति भी हो और क्षारीय प्रकृति भी हो। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो जिंक ऑक्साइड होता है ये भी एक प्रकार से आपका उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो इनको अच्छे से क्लियर करें, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। नेक्स्ट अब आपका है जिंक।
नेक्स्ट आपकी मेटल है जिंक। ठीक है, जिंक जिस पर चार्ज होता है +2। इसमें आपका पहला कंपाउंड है ZnO। देखिए क्वेश्चन आया था कि नकली दांत की पुताई में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। नकली दांत की पुताई में ZnO का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नकली दांत की पुताई में नकली दांत की पुताई में किसका यूज किया जाता है? ZnO का यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि चूहे को मारने में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपका जिंक फॉस्फाइड होता है, यानी Zn3P2। इसको क्या बोलते हैं? इसको जिंक फॉस्फाइड बोलते हैं। इसका यूज किसमें किया जाता है? इसका यूज एक प्रकार से रैट किलर में किया जाता है, यानी चूहे मारने में इसका जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से मेटल्स के कंपाउंड हुए। अब आप लोगों को हम बताते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट है आपकी नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब अधातु। तो देखिए आपकी अधातु क्या होती हैं? जो आपकी अधातु होती है ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। ठीक है, और मेटल्स क्या होती थी? ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागती थी। ठीक है, अधातु क्या होती हैं? अधातु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं। और देखिए जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं, या आपकी उपधातु होती हैं। ठीक है, तो आपकी जो अधातु होती हैं ये कैसी होती हैं? ये एक प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। ठीक है, जैसे आपकी देखिए जो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं उसमें सभी गैसों को रखा गया है। ठीक है, जैसे आपकी फ्लोरीन हुई, ठीक है, क्लोरीन हुई, ब्रोमीन हुई और आयोडीन हुई। ठीक है, और सल्फर हुई और फॉस्फोरस हुई। ठीक है, तो ये सभी आपकी क्या है? नॉन मेटल्स है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सल्फर और फॉस्फोरस। नेक्स्ट है देखिए जो अधातु होती हैं वो कैसी होती है? चमकदार नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं जिनके कारण जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो चमकदार होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल्स हैं जो कैसी होती है? चमकदार होती हैं। तो देखिए चमकदार नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं? एक तो होती है आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी व्हाइट फास्फोरस, और नेक्स्ट है आपकी हीरा, और नेक्स्ट है आपकी ग्रेफाइट। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ऐसी कौन सी मेटल्स है जो कैसी है? चमकीली है। ठीक है, तो देखिए इससे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाइट फास्फोरस का यूज किसमें किया जाता है। ठीक है, तो व्हाइट फास्फोरस को एक प्रकार से ये प्रेजेंट होता है किसमें? जुगनू में पाया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट है कि जुगनू में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो जुगनू में व्हाइट फास्फोरस पाया जाता है और इसको एक प्रकार से कब्रिस्तान की आग भी बोलते हैं। कब्रिस्तान की आग किसको बोलते हैं? व्हाइट फास्फोरस को कब्रिस्तान की आग बोला जाता है। तो आपका जो हीरा और ग्रेफाइट है ये पूछा जाता है कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं? कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हीरा, नेक्स्ट होता है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, तो देखिए अधातु नेक्स्ट है। देखिए पॉइंट आपका अधातु में। अब आप लोगों को बताते हैं हम हाइड्रोजन के बारे में, जिससे आपके क्वेश्चन काफी आते हैं अधातुओं में। हाइड्रोजन काफी क्वेश्चन आते हैं। भविष्य की धातु किसको बोला जाता है? लाइक आपका जो इनहेलर होता है इसमें किसका यूज किया जाता है? गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इस तरीके से क्वेश्चन हाइड्रोजन से आते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपकी नॉन मेटल्स है हाइड्रोजन।
ठीक है। तो देखिए जो आपकी हाइड्रोजन है ये एक प्रकार से कैसी गैस है, हल्की गैस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हल्की गैस कौन सी होती है। तो देखिए जो आपकी हाइड्रोजन है ये एक प्रकार से आपकी हल्की गैस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए जो आपका रॉकेट ईंधन होता है इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए रॉकेट ईंधन में किसका यूज किया जाता है, रॉकेट ईंधन में हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। ठीक है। तो आपकी जो हाइड्रोजन है ये एक प्रकार से ज्वलनशील गैस होती है। ठीक है। ज्वलनशील गैस होती है इसलिए जो गोताखोर होते हैं वो इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है। वो हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए जो आपका हाइड्रोजन है इसको एक प्रकार से भविष्य की धातु बोला जाता है। ठीक है। इसका यूज मोस्टली भविष्य में किया जाता है। इसका यूज एक प्रकार से फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं, जो आपकी हाइड्रोजन है इसको एक प्रकार से भविष्य का ईंधन बोला जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आता है गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए गुब्बारे में आपकी हाइड्रोजन भी गैस भरी जाती है और आपकी जो हीलियम है वो भी गैस भरी जाती है। ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसें आपकी बैलून्स में भरी जाती हैं। ठीक है। एक हाइड्रोजन से प्रोसेस निकल के आती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। देखिए क्वेश्चन आता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था जैसे आपकी जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है यानी जिसमें डबल बॉन्ड है वो आपका कन्वर्ट हो जाए किसमें, सिंगल बॉन्ड में, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। इसमें जो आपका निकिल है वो एक प्रकार से कैटालिस्ट के रूप में वर्क करता है। ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपकी हुई हाइड्रोजन। अब आप लोगों को बताते हैं हम उपधातु के बारे में। देखिए क्वेश्चन आते हैं कौन सी उपधातु है निम्न में से, आपको दे देंगे आर्सेनिक हुई, आपकी सोडियम हुई, मैग्नीशियम हुई, सल्फर हुई। ठीक है। तो आपकी जो आर्सेनिक है वो एक प्रकार से उपधातु है। ठीक है। तो उपधातु क्या होती है, देखिए उपधातु क्या होती है यानी जिसमें धातुओं की भी प्रॉपर्टीज हो और अधातुओं की भी प्रॉपर्टीज हो, यानी धातु और अधातुओं के, धातु व अधातुओं के गुणों का पाया जाना उपधातु कहलाता है। यानी जिसमें प्रॉपर्टीज हो मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, यानी वो चमकदार भी हो और चमकदार नहीं भी हो, यानी वो पॉजिटिव भी हो और निगेटिव भी हो। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपका हुआ आर्सेनिक, आर्सेनिक और एंटीमनी हुआ आपका, ठीक है, बिस्मत हुआ और बोरॉन हुआ। तो ये सभी आपकी क्या होती हैं, उपधातु होती हैं। ठीक है। तो ये अभी तो देखिए अब आप लोगों को बताते हैं हम नोबेल गैसों के बारे में। देखिए इसके क्वेश्चन काफी आते हैं। नोबेल गैसें कितनी होती हैं, किसको जीरो बैलेंट गैसें कहा जाता है। ठीक है। काफी क्वेश्चन आते हैं जैसे हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है, लाइक गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, जो आपका इनहेलर होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोबेल गैस, या आप इसको बोल सकते हैं अक्रिय गैस। ठीक है। तो जो आपकी अक्रिय गैस है इनको एक प्रकार से शून्य समूह में रखा गया है। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है शून्य समूह की गैसें किसको कहा जाता है। तो आपकी जो नोबेल गैसें हैं इनको शून्य ग्रुप की शून्य ग्रुप की गैस कहा जाता है, या आप इसको 18 ग्रुप भी बोल सकते हैं। 18 ग्रुप की गैस किसको बोलते हैं, अक्रिय गैसों यानी नोबेल गैस को कहा जाता है। इसको एक प्रकार से जीरो बैलेंट गैस भी बोलते हैं। ठीक है। इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये गैस एक प्रकार से स्टेबल गैस होती है। स्टेबल मतलब स्थायी गैस होती है, क्योंकि ये आपका जो ऑक्टेंट रूल है उसको ये फॉलो करती है, ऑक्टेंट रूल को फॉलो करती है। ठीक है। क्योंकि इसकी लास्ट सब सेल में 0 इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रकार से शो करते हैं किसको, स्टेबल गैस को। ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हो तो आपकी गैस कैसी है, स्टेबल है। और ये एक प्रकार से नॉन रिएक्टिव होती है। ठीक है, ये एक प्रकार से कैसी होती है, क्रियाशील नहीं होती है। ये क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी मेटल्स हैं, सॉरी ऐसी कौन सी गैसें हैं जो क्रियाशील नहीं होती है। आपकी जो 17 जो मतलब आपकी हीलियम हुई, नियॉन हुई, आर्गन हुई, क्रिप्टन हुई, रेडॉन हुई, जीनॉन हुई, ये सभी गैसें आपकी कैसी होती हैं, क्रियाशील नहीं होती हैं। ठीक है, और लेकिन इनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है। तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब आप लोगों को थोड़ी हम जो आपकी नोबेल गैसें हैं उनके बारे में बताते हैं। आपकी 6 नोबेल गैसें होती हैं, उनके आपको यूजेस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपकी जो 6 हैं अक्रिय गैसें कौन कौन सी हैं। आपकी सबसे पहली है हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी नियॉन और नेक्स्ट है आपकी आर्गन। तो सबसे पहले आप लोगों को हम हीलियम के बारे में बताते हैं। तो देखिए हीलियम, जिसको एक प्रकार से हल्की गैस कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, हल्की गैस किसे कहते हैं, हल्की गैस हीलियम को कहते हैं। ठीक है, हीलियम का यूज किसमें करते हैं, रॉकेट ईंधन में हीलियम का यूज किया जाता है। ठीक है, जो आपका इनहेलर होता है, इनहेलर यानी जिसको जुकाम में यूज किया जाता है, उसमें भी आपकी हीलियम गैस होती है और ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, जो आपका सन होता है यानी सूर्य, ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपकी सन में होती है, जिसके कारण नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हीलियम जो गैस होती है ये आपके बैलून्स में भी पाई जाती है। ठीक है, बैलून्स में आपकी हाइड्रोजन गैस भी होती है, लाइक हीलियम गैस भी आपके बैलून्स में भरी हुई होती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, गोताखोर होते हैं वो अपने साथ किसका सिलेंडर ले जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके गोताखोर होते हैं वो आपके देखिए ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं और हीलियम का भी सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है नियॉन। अब आप लोगों को नियॉन के बारे में बताते हैं। तो देखिए नियॉन का यूज किसमें किया जाता है, नियॉन का यूज एक प्रकार से आपका विज्ञापन में किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विज्ञापन में किसका यूज किया जाता है, विज्ञापन में नियॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए इसका यूज एक प्रकार से नियॉन का यूज डेंजर सिग्नल के रूप में भी किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि डेंजर सिग्नल के रूप में किन गैसों का यूज किया जाता है, डेंजर सिग्नल के रूप में नियॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, या आप इसको लाल बत्ती बोल सकते हैं। पुलिस की जो हेडलाइट होती है आगे की लाल बत्ती, उसमें भी किसका यूज किया जाता है, नियॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, और देखिए जो आपकी ट्यूबलाइट होती है, ये क्वेश्चन देखिए आपका आया था पेपर में, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, ट्यूबलाइट में एक तो आपको पता होगा, एक तो आपकी होती है मरकरी, ठीक है Hg, और एक होती है आपकी नियॉन। ठीक है, ये आपकी ट्यूबलाइट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्गन। देखिए आर्गन से क्वेश्चन आता है, एटमॉस्फेयर में ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाने वाली कैसी धातु है, अक्रिय धातु है। आप लोगों को बताया था कैसी है, अक्रिय धातु है। ठीक है, आर्गन कैसी धातु है, अक्रिय धातु है और एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, और देखिए इसका यूज किसमें करते हैं, इसका यूज एक प्रकार से इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। और इलेक्ट्रिक बल्ब में आप लोगों को पता होगा किसका यूज किया जाता है, एक तो आपकी हुई नाइट्रोजन और नेक्स्ट हुई आर्गन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का भी यूज किया जाता है, लाइक आर्गन का भी यूज इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपकी नेक्स्ट गैस है क्रिप्टन। क्रिप्टन है आपकी, जीनॉन है और रेडॉन है। नेक्स्ट है आपकी देखिए चौथी गैस है आपकी क्रिप्टन।
तो देखिए क्रिप्टन का यूज किसमें किया जाता है, मोबाइल की जो लाइट होती है पीछे की यानी फ्लैश लाइट, उसमें क्रिप्टन का यूज किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, मोबाइल की फ्लैश लाइट में किसका यूज किया जाता है, ठीक है, मोबाइल की फ्लैश लाइट में क्रिप्टन का यूज किया जाता है, ठीक है, फ्लैश लाइट में क्रिप्टन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी जीनॉन, ठीक है, जीनॉन, जीनॉन एक प्रकार से अक्रिय गैस होती है, ठीक है, और ये एक प्रकार से कैसी गैस होती है, अजनबी गैस होती है, ठीक है, कैसी गैस होती है, अजनबी गैस, और इसको आप एक प्रकार से स्ट्रेंजर गैस भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंजर गैस इसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपकी जो जीनॉन होती है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये एक प्रकार से ब्रेक लाइट में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ब्रेक, ये क्वेश्चन आता है ब्रेक लाइट में किसका यूज किया जाता है, ठीक है, जो आपकी जीनॉन गैस है इसका यूज एक प्रकार से ब्रेक लाइट में किया जाता है, ठीक है, और तथा गाड़ियों के सूचक में भी जो आपकी जीनॉन गैस है उसका यूज किया जाता है, ठीक है, गाड़ियों के सूचक में किसका यूज किया जाता है, गाड़ियों के सूचक में जो आपकी जीनॉन गैस है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रेडॉन गैस, ठीक है, रेडॉन गैस। तो देखिए क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वातावरण में सबसे कम पाई जाती है, ठीक है, तो ये सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आएगा सबसे अधिक मात्रा में कौन पाई जाती है, लाइक सबसे कम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ठीक है, तो आपकी जो रेडॉन है वो सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, और ये एक प्रकार से भारी अक्रिय गैस होती है, ठीक है, भारी अक्रिय गैस इसलिए होती है क्योंकि इसका यूज एक प्रकार से किसमें करते हैं, रेडियोथेरेपी या रेडियो एक्टिविटी में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये एक प्रकार से कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, आप लोगों को बताया था आगे रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कुछ तत्वों से स्वतः ही मतलब अदृश्य किरणें निकलने लगती हैं, इन अदृश्य किरणों को ही अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें कहा जाता है, आगे आप लोगों को बताया था। लाइक इसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, ठीक है, तो आपकी जो गामा होती है इसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है, इसका यूज एक प्रकार से रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देंगे कि रेडियोथेरेपी में किस नोबेल गैस का यूज किया जाता है, ठीक है, तो आपकी जो रेडॉन है इसका यूज एक प्रकार से रेडियोथेरेपी में भी किया जाता है, ठीक है, और इसका यूज एक प्रकार से आप एक्स-रे में भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्स-रे में भी रेडॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये आपका टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मैंने कोशिश की आप लोगों को जितने भी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको बताने की, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। आपका जो धातु, अधातु और जो उपधातु, ठीक है, और जो आपकी अक्रिय गैसें हैं ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए अगर आप लोगों को पूरी सिस्टमेटिक इसकी जो मतलब धातु अधातु की वीडियो चाहिए है तो आप लोग प्लेलिस्ट पर चेक करें, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को धातु तथा अधातु को आप पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, ठीक है। जिसको डिटेल में पढ़ना है वो एक प्रकार से डिटेल में पढ़ सकता है, ठीक है। या आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ने हैं तो आप सिलेक्टिव क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।